बीजेपी ने कहीं ना कहीं समाज को जाति में और धर्म में बांट दिया है। मजे की बात यह है, चाहे इसे हम सौभाग्य समझे चाहे देश का दुर्भाग्य, हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस आधी से ज़्यादा आबादी पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जुडिशरी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज पिछड़ी जाति का नहीं, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ओबीसी वर्ग बटा हुआ है, कुछ ओबीसी वर्ग ऐसे हैं जो भटके हुए हिंदू बने हुए हैं, कुछ ओबीसी वर्ग के लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ओबीसी ही नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस आबादी की जो देश में 54% की हिस्सेदारी रखती है। तमाम लोग बात कर रहे हैं, तमाम लोग जो ओबीसी के नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, तमाम लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, उसके हिसाब से आरक्षण सभी को दिया जाए, गिनती के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो 1992 में जब मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश आई, जो 27% आरक्षण उसके बाद ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया, क्या वो भी आज भी मिल पा रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, 1992 में सिफारिश लागू हुई, 2019 तक हमने देखा कि एक भी प्रोफेसर नहीं था। आज भी कई पद, हज़ारों पद खाली हैं ओबीसीज़ के। क्या वजह है, क्यों वो हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए ओबीसीज़ को, बैकवर्ड को, वो नहीं मिल पा रही है किसी भी क्रीमी लेयर में? चाहे अभी हम फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी क्रीमी लेयर हैं, चाहे मीडिया सेंटर्स हैं, जुडिशरी है और यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं पे नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो बड़ा ही, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत ज़रूरी मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस आधी से ज़्यादा आबादी पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ओबीसी तबका, अगर हम 1931 की बात करें, जब आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, तो 54% के तकरीबन ओबीसी पॉपुलेशन थी हमारे देश में। उसके बाद से कभी इस तरीके से ओबीसी जनगणना नहीं हुई। 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ओबीसी जनगणना की थी, जातिगत जनगणना की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आंकड़े बाहर नहीं आ पाए। अभी मौजूदा बीजेपी सरकार के में भी जातिगत जनगणना के लिए मांग उठ रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जातिगत जनगणना होगी। ठीक है, 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। सबको मालूम है कि जो अनुसूचित जात जनजाति के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 60 के दशक में आरक्षण लगा दिया था और वो लोग इसका पर्याप्त लाभ ले रहे हैं। ठीक है, उस आबादी को, जो 20% आबादी है, उनको उनका हक मिल रहा है। लेकिन जो 54% से ज़्यादा आबादी है, क्या उस आबादी के साथ न्याय हो रहा है? क्या उस आबादी के साथ इंसाफ हो रहा है? अगर हम इसको बारीकी से और आंकड़े वाइज देखें तो तमाम, जो आपने बताया कि 2019 तक तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 27% आरक्षण के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा सरकारी प्रोफेसर होने चाहिए थे, लेकिन वो पद शून्य, उन पर अब तक कोई भी वैकेंसी ना तो क्रिएट की गई और ना ही उनमें कोई प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। जबकि मज़े की बात यह है, चाहे इसे हम सौभाग्य समझें चाहे देश का दुर्भाग्य, हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी है। ओबीसी प्रधानमंत्री ने, गौर करने वाली बात है कि पिछले 8 सालों में एक भी ओबीसी प्रोफेसर को किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी ना तो दिला पाया या ना देने की जहमत उठाई। अब अगर हम सिलसिलेवार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो तकरीबन हमारे देश में 70 से 80 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और लगभग सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी प्रोफेसर्स के हाल वही हैं जो लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है। ये तो हो गया शैक्षिक संस्थान। इसके अलावा तमाम सरकारी संस्थान हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है। जुडिशरी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज पिछड़ी जाति का नहीं है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, आईएएस, पीसीएस और जो मंत्रालय में लोग रहते हैं, तो वहाँ चुनिंदा गिनती के 2, 4, 5 लोग ओबीसी के हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अब इसमें अहम प्रश्न ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी हिस्सेदारी है तो इनके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है?
क्यों इन्हें वोट बैंक के नाम पे यूज़ किया जाता है, क्यों इन्हें सपने दिखाए जाते हैं और क्यों सरकार इनके सपनों को पूरा नहीं कर रही है, इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इनके बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये भी चीज़ें होती हैं क्योंकि जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, जेएनयू डीयू से, उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं अपना फैकल्टी चुनने भी, उनके प्रोफेसर नहीं मिल पाते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपके समुदाय का कोई प्रोफेसर वहाँ नहीं है, ओबीसी जाति के प्रोफेसर ही चुनिंदा हैं, गिनती के हैं जो जनरल कोटे से वहाँ पहुँचे हैं, और वो कितने बच्चों को पीएचडी करा सकते हैं। एक प्रोफेसर एक समय में अधिकतम 8 लोगों को पीएचडी करा सकता है, ठीक है। और आप सब लोगों को जानकारी होगी कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों शोधार्थी आते हैं। तो क्या सभी जो शोधार्थी हैं, जो पिछड़ी जाति की हम बात करें, चाहे किसी भी जाति की बात करें, क्या उनको पर्याप्त गाइडेंस देने के लिए हमारे पास प्रोफेसर हैं? आरटीआई के जरिए अभी 2 साल पहले एक खुलासा हुआ था, जब तक आरटीआई मजबूत थी। अब तो मौजूदा सरकार ने आरटीआई इतनी कमज़ोर कर दी है कि हर तरह की पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पाती। तो पिछली जानकारी के अनुसार अगर हम रिसर्च की बात करें, तो जो रिसर्च फंड पिछली सरकार में जो रिसर्च फंड दिया जाता था, उससे अब तक 40% से ज़्यादा की उसमें कटौती हो चुकी है। और अगर हम पीएचडी जो रिसर्च कराने वाले प्रोफेसर्स की बात करें, तो उसमें ये बता रहे हैं कि 8000 से ज़्यादा प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें 8000 से ज़्यादा प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। और कुल मिला जुला के अगर हम देखें, तो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, एमएससी ऑनवर्ड्स या मास्टर डिग्री ऑनवर्ड्स, रिसर्च की बात करें, पीएचडी की बात करें, तो हमारे जो कंट्री में जो फेलोशिप मिलती हैं, जिनको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, तो उसमें भी कटौती की गई है। तो यही वजह है कि हायर एजुकेशन के लिए या फिर शोध कार्य के लिए, पीएचडी के लिए छात्र अब भारत में नहीं रुक रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, कोरिया में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको छात्रवृत्ति के नाम पे 2 से 3 लाख रुपए तक की पर मंथ मदद मिलती है, जबकि ये मदद हमारे यहाँ 20 से 50,000 के बीच में है। तो जो आज के सिनेरियो के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से काफ़ी कम है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अधिकार जो मिलना चाहिए ओबीसी को, बैकवर्ड को, पिछड़े को, वो नहीं मिल पा रहा है, फिर भी सारा ओबीसी एक साथ आके उस चीज़ की बात क्यों नहीं करता है? देखिए, ऐसा है, ओबीसी वर्ग बटा हुआ है। कुछ ओबीसी वर्ग ऐसे हैं जो भटके हुए हिंदू बने हुए हैं, कुछ ओबीसी वर्ग के लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ओबीसी ही नहीं मानते हैं, उनको ओबीसी मानने में शर्म आती है। वो कहते हैं कि साहब, हम ओबीसी नहीं हैं, हम तो सवर्ण हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में एक टाइम पे चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस समय अभी भी हरियाणा में जो जाट कम्युनिटी है वो जनरल कैटेगरी में आती है और बाकी स्टेट्स में वो ओबीसी में है। तो देवीलाल जी ने वहाँ बोला था वहाँ की कम्युनिटी से कि हम आप लोगों को ओबीसी में ले आएंगे, जिससे कि आपको 27% का लाभ मिलेगा। तो वहाँ के जाटों का आप देखिए, उनका माइंड फ्रेम देखिए, उन्होंने देवीलाल की सरकार गिरवा दी। जो विधायक थे, जो जनता थी, इतना विरोध किया कि देवीलाल जी की सरकार गिर गई। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगह, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जाट कम्युनिटी है, बाहुल्यता में गुर्जर कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी है। ये लोग भी अपने आप को पिछड़ा मानने को तैयार नहीं है। कुछ हद तक जो लोधी राजपूत हैं, ये सब अपने आप को चंद्रवंशी छत्री और कौन कौन से छत्री मानते हैं, कहते हैं साहब हम ओबीसी के नहीं हैं, हम तो छत्री हैं, हम राजपूत हैं। भी तो अपने को छत्री मान रहा है। उसी पे कह रहा हूँ मैं, यादव भी। आप तमाम जगह जाइए, हरियाणा में जाइए, हरियाणा के यादव अपने आप को ओबीसी नहीं कहते, कहते साहब हम तो राव साहब हैं। और यही हाल राजस्थान के यादवों का है, गुजरात के यादवों का है, और यूपी में भी काफ़ी जगह यादव अपने आप को जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय मानता है और उसको पिछड़ा कहने में शर्म आती है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक तो शिक्षा का अभाव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जागरूकता का अभाव है। और तीसरी चीज़ जो है आपसी, एक हम कहते हैं ना एकजुटता, इसका अभाव है। एकजुट अगर हम होंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जब वो संविधान रचयिता हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि
जब आप शिक्षा के महत्व को समझेंगे। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने दूसरी बात ये कहा कि जब आप शिक्षा के महत्व को समझेंगे तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को आगे ले पाएंगे। जहाँ पे आज हमारा देश खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जातियां हैं और पिछड़ी जातियां हैं उन पे अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से पिछड़ी जातियों पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप एकजुट रहेंगे, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर आप एकजुट रहेंगे, शिक्षित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो मौजूदा समय है जिसमें ख़ास तौर से मैं बीजेपी पे डायरेक्ट कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन जो हकीकत है वो है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं समाज को जाति में और धर्म में बांट दिया है। पहले वो आपको हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आपस में मतभेद करवाएंगे, फिर हिंदू के अंदर जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के नाम पे मतभेद करवाते हैं, फिर उसके बाद ओबीसी में यादव गैर यादव, जाट गैर जाट, गुजर गैर गुजर, कुर्मी गैर कुर्मी, इस नाम पे आपस में ये देखते हैं ना कि किस ज़िले में या किस क्षेत्र में कौन सी पिछड़ी जाति जो है वो मेजॉरिटी में है। जैसे हरियाणा में जाट मेजॉरिटी में है तो वहाँ वो गैर जाट की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव मेजॉरिटी में है तो यहाँ वो गैर यादव की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी मेजॉरिटी में, वो भी ओबीसी में आते हैं तो वो वहाँ गैर मराठा राजनीति करते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये ट्राइबल्स जो आदिवासी हैं ये मेजॉरिटी में है तो वो ये गैर ट्राइबल्स की राजनीति करते हैं। तो इनकी जो राजनीति है या रणनीति है ये तोड़ने की रणनीति है। क्योंकि राजनीति का जो केंद्र है ओबीसी हो चुका है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नहीं, राजनीति बहुमत में ओबीसी ही है। इनका जो केंद्र है वो अभी भी वही है, वर्ग विशेष है। अगर ये राजनीति का केंद्र ओबीसी होता के तो है कि मैं ओबीसी चेहरा हूँ, अगर वो ओबीसी चेहरा है और वाकई ओबीसी हितैषी हैं तो मंडल कमीशन की जितनी 38 सिफारिशें हैं सारी की सारी लागू कर दें। किस बात का संकोच है जब वो 370 जैसा साहसिक फैसला ले सकते हैं, नोटबंदी जैसा साहसिक फैसला ले सकते हैं, जीएसटी जैसा डिजास्टर इस देश में कर सकते हैं, तो ओबीसी को उनका हक देने में उन्हें किसने रोका है? किसान आंदोलन उन्होंने करवा दिया, हजारों किसानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को बेरोजगार कर दिया उन्होंने, नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ओबीसी अगर वो वाकई ओबीसी हितैषी हैं तो पिछड़ों का आरक्षण लगा दें, सारी 38 की 38 सिफारिशें लागू कर दें। अगर वो वाकई ओबीसी के, इनका मुखौटा कुछ और है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाकई हिंदुओं को लेके चलती है, आरएसएस वाकई हिंदुओं को लेके चलती है, तो आरएसएस का जो संघ प्रमुख है वो एक वर्ग विशेष कोंकणी ब्राह्मण ही क्यों बनता है? आज तक के इतिहास में कोंकणी ब्राह्मण के अलावा और भी जातियां हैं, क्षत्रिय भी हैं, बनिया भी है, यादव भी है, जाट भी है, गुजर भी है, दलित में चमार भी है, भंगी भी है, पासी भी है। इनको आप क्यों नहीं बनाते हैं? मलाई लेनी होगी, मलाईदार पदों में ये किसे बैठाएंगे? जो आरएसएस के मुख्य लोग हैं। और कावड़ ढोना हो, ठीक है, दंगे फसाद करवाने हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाना हो तो उसके लिए कौन है? उसके लिए ये ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को हिंदू बना के बरगलाने का काम। तो अपने लोगों को समझना पड़ेगा ना, वो पिछड़ों को समझना, ओबीसी एससी एसटी जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि उनके अधिकार क्या हैं, उनको कहाँ क्या रास्ता चुनना चाहिए। नहीं, कितना समय आपको लगता है लगेगा ये सब चीज़ें सुधरने में? इसमें 30 साल हो गया मंडल कमीशन लागू हुए। अभी जो सुधार 90 के दशक में लग रहा था कि जो सुधार ओबीसी में आना चाहिए था, पिछले 8 साल में वो चीज़ें रुक गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर ब्लॉक लगा दिया है कि वो ओबीसी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ओबीसी नेता है वो कहाँ है, क्यों नहीं? वो सिर्फ देखिए, ओबीसी नेता सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है। अब इसमें विपक्ष में जो ओबीसी नेता हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो बनती है कि जातिगत जनगणना पे बड़े मूवमेंट तैयार करें। अभी बीजेपी एक काम और करने वाली है, रोहिणी कमीशन की सिफारिशें लागू कर रही है। अब इसकी सिफारिश लागू होने से 2 काम होंगे। ओबीसी का जो 27% आरक्षण है ये जातिगत 2-2%, 3-3%, 1-1% में बट जाएगा। यानी कि ओबीसी में भी ये विभेद करेंगे, उसमें भी मतभेद करेंगे बिना जातिगत जनगणना के। और क्रीमी लेयर में भी ये बदलाव करने वाले हैं।
पहले खेती की इनकम और सैलरी की इनकम क्रीमी लेयर में नहीं गिनी जाती थी, अब इसको भी ये क्रीमी लेयर में जोड़ेंगे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि ओबीसी का और कितना नुकसान होने वाला। फ़ायदा तो ये कुछ दे नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देने के लिए सत्ता में है। फ़ायदा ये देंगे सिर्फ अपने चुनिंदा व्यापारी मित्रों को। मेरा सवाल अभी भी वही है कि पिछड़ों को ये समझने में कितना समय लगेगा अभी कि देखो उनके साहब, अधिकार अब क्या हैं? इसमें मैं वहीं आ रहा हूँ कि जो ओबीसी के नेता हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव जाएं, जातिगत जनगणना को लेके और ओबीसी रिजर्वेशन को लेके और उनके जो मौलिक अधिकार हैं और शिक्षा का जो महत्व है, इसको लेके गांव-गांव जाएं, शहर-शहर जाएं, नुक्कड़ सभाएं करें, लोगों से चर्चा करें, लोगों से बात करें और जो समस्या है, जो जनता, जो सरकार द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, तो उस पे बात करें। हम देखते हैं कुछ पत्रकार, कुछ प्रोफेसर, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिलीप मंडल हो गए और रतन लाल हो गए, आनंद कुमार हो गए, लोग बात करते तो हैं, क्या असर उसका हो नहीं, रहा है? लेकिन ये बात करना जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ सफिशिएंट नहीं है। गांव-गांव इनको यात्राएं निकालनी पड़ेंगी, यात्राएं निकालनी पड़ेंगी, उसी से बदलाव होगा। क्योंकि हर आदमी टीवी और मोबाइल नहीं देखता है। अभी एक तबका ऐसा भी है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उस तक ये जानकारी पहुंचाना, उस तक उसके अधिकारों की बात पहुंचाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और नेताजी मुलायम सिंह जी, कांसीराम जी, इनकी तरह एक मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा। सड़क सड़क और मेड़ मेड़ जाना पड़ेगा, खेत खेत जाना पड़ेगा। तब मुझे लगता है तब कहीं ओबीसी को हम जगा सकते हैं। चलिए ठीक सर, बहुत शुक्रिया। तो ओबीसी पर चर्चा हो रही थी कि कब तक, कितना समय लगेगा पिछड़े वर्ग को अपने अधिकारों को समझने के लिए कि उसके क्या अधिकार हैं, कहाँ उसको होना चाहिए और कहाँ वो नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग उस देश का, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिस देश का, और उस देश में 30 साल हो जाते हैं एक मंडल कमीशन की सिफारिश को आए, लेकिन लागू अभी तक नहीं हुई हैं। जितनी भी क्रीमी लेयर हैं, जितने भी बड़े पद हैं, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और यूनिवर्सिटीज़ हों, मीडिया सेंटर्स हों, कहीं भी आप जो ओबीसी की संख्या है वो उस हिसाब से नहीं देखेंगे जिस हिसाब से वहाँ होनी चाहिए थी। तो बहुत कुछ सवाल हैं कि क्या वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक क्यों पहुँचने नहीं दिया जा रहा। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से। तो जुड़ा रहे हमारे साथ, देखते रहे दा सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।